नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में इसमें आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और हमारा जो प्रश्न है, भारत की संघीय संरचना संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय संरचना से किस प्रकार भिन्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और जो हमारा फेडरल सिस्टम है उस पर आप लोगों ने देखा ही होगा, बार बार प्रश्न पूछता है। तो इस बार थोड़ा सा हम अमेरिका से तुलना करते हुए चीज़ों को समझेंगे, तो आपको ये याद भी रहेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो है परीक्षा में यदि इस टाइप का प्रश्न आ गया तब जो है आप इसको टैकल भी कर पाएंगे। तो और पूछ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि यूएसए से तुलना कर ही देता है। कुछ दिन पहले न्यायिक संरचना पे चीज़ें हुई थी कि भाई जो न्याय व्यवस्था है तो कैसे एक दूसरे से भिन्न है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग जो है धैर्य बना करके 10-15 मिनट बने रहिएगा। अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए। सोमवार, शुक्रवार और बुधवार, ये 3 दिन शाम को 5 बजे चैनल पे निरंतर वीडियो पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे आपकी परीक्षा तक, या हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट रहता है कि इस माध्यम से हम आप लोग के लिए कुछ निःशुल्क इनिशिएटिव दें, आपको कुछ संस्थान से लाभ हो। और इसी बहाना हम लोग भी मतलब जो बच्चे हमारे पेड बैच से नहीं जुड़ते तो उनसे कम एटलीस्ट हम एक संपर्क में बने रहते हैं। लगता है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हमको केवल यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, या जब उनका मैसेज कमेंट आता है तो थोड़ा सा ये होता है कि ठीक है, एक आत्मसंतुष्टि भी मिलती है कि दूर दराज के लोगों से भी हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये प्रयास निरंतर चलता रह रहा है। और चूंकि देखिए पहले क्या था कि पहले हम बहुत ज़्यादा कराते थे, अब वो चीज़ें कम हो गई हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने कमिट किया था कि आपको हम यहीं से इतना देंगे कि आप केवल इतना ही करके जाइएगा, मेंस पास हो जाइएगा। लेकिन अब उतना ज़्यादा एक बार दिया जा चुका है तो बार बार ये संभव नहीं होता है। कारण ये होता है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे संस्थान के लोगों का तो यहाँ तक था कि सर आपने एक बार कमिट किया था तो आप फिर आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या करें, एक बार जब हम आप लोग के बीच आए तो उसके बाद बहुत से बच्चे हमसे जुड़े कि जो बहुत निम्न पृष्ठभूमि से हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लगता है कि उनके लिए अगर हम कुछ प्रयास कर पा रहे हैं तो मुझे अपनी एक सार्थकता महसूस होती है। तो ये हम अपने खर्चे पे आप लोगों के लिए चला रहे हैं, संस्थान इसमें हमारा सपोर्ट नहीं करता है। तो लेकिन ठीक है, आप लोगों का प्रेम है कि हमको लाता है, यहाँ हम आते हैं और हमको अच्छा भी लगता है। बैच तो संस्थान का जान ही रहेंगे, 2 बैच चला रहा समृद्धि संस्थान, एक तो शून्य से शिखर तक और दूसरा अब की बार मेंस पार बैच। तो आप लोग जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शून्य से शिखर बैच होता है, ये फाउंडेशन बैच की तरह होता है, क्योंकि इसमें आप हमारे साथ करीब करीब 9 महीने से 12 महीने के तक बने रहते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा इसकी गति धीमी होती है। और जो अब की बार मेंस पार बैच है, ये बैच होता है टारगेटेड बैच। क्यों टारगेटेड बैच होता है? कारण ये है कि ये आपके मुख्य परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से फोकस्ड होता है। जैसे 2025 में इस बार बच्चे जो भी मेंस लिखेंगे, जो मार्च में प्रस्तावित है, 22 मार्च से भी निकल के डेट आ रही है, तो इसमें थोड़ी गति ज़्यादा होती है। प्रश्नों की संख्या एक दिन में हम 4 से तो शुरू करते हैं, और जैसे जैसे थोड़ा आप रिदम में आते हैं तो 6, 8, 10 तक ले जाते हैं। तो बस फ़र्क इतना है। बाकी कंटेंट, फीस का स्ट्रक्चर, कंटेंट और जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है सेम है। बल्कि थोड़ा सा शून्य से शिखर बैच में थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा फ़ायदा पा जाते हैं। कारण ये रहता है कि अब एक शिक्षक उनको 9 महीना से 12 महीना पढ़ा रहा है, एक आपको 2.5-3 महीने में ख़त्म करना है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बाकी मॉडल आंसर वही मिल रहा है, जो मेंटोर्स होते हैं कॉपी वही लोग चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं। भारत की संघीय संरचना एवं संरचना संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय संरचना से किस प्रकार भिन्न है, इसी को देखना है। तो आइए देखते हैं। संघवाद, तो सबसे पहले थोड़ा सा आप संघवाद के बारे में बता दें कि संघवाद क्या है। तो संघवाद शासन व्यवस्था की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें संवैधानिक रूप से केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, ताकि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। तो आप थोड़ा सा संघवाद को बताएं। बिना संघवाद को जाने संघीय संरचना को आप समझ ही नहीं सकते हैं। मतलब संघीय संरचना क्या है कि जहाँ केंद्र भी हो और राज्य भी हो, दोनों का अस्तित्व हो और दोनों कुछ
शक्तियों का उपभोग करती हूँ। तो यही चीज़ें हैं आपको बतानी है। यद्यपि भारत और अमेरिका दोनों में शासन की संघीय प्रणाली की व्यवस्था है, क्योंकि भारत में भी केंद्र है, अमेरिका में भी केंद्र है, भारत में भी राज्य है, अमेरिका में भी राज्य है, ठीक है। लेकिन दोनों के संघीय मॉडल में पर्याप्त भिन्नता है। तो वही भिन्नता से प्रश्न है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या भिन्नता है। तो संघ की उत्पत्ति और प्रकृति में, तो जो सबसे पहला जो संघीय मॉडल में अमेरिका और भारत में जो भिन्नता है, उसमें संघ की उत्पत्ति और प्रकृति में भिन्नता है। क्या है? तो भारत क्या है, एक अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश है, जिसका एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकाव अधिक होता है। मतलब भारत के साथ क्या है कि भारत को कहा भी गया है कि जो भारत है वो अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये किस संविधानविद ने भारत के संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहा है। तो आपके पीटी में प्रश्न पूछा गया है, आप लोग कमेंट करके सभी बताएंगे। जिसका एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकाव होता है, मतलब भले हम संघीय व्यवस्था की तरफ है, लेकिन वो हम आधे संघीय हैं। मतलब हमारी जो संरचना है वो एकात्मक व्यवस्था की तरफ ज़्यादा झुकी हुई लगती है। यह संविधान द्वारा निर्मित राज्यों का संघ है। मतलब जो हमारा अपना जो संघीय व्यवस्था, तो ये संविधान द्वारा जो निर्मित जो राज्य हैं और उन राज्यों का हम एक संघ है। लेकिन राज्यों के हम कैसे संघ हैं? तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते होंगे कि सरकार जब चाहती है तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर देती है, उसका नाम बदल देती है, उस राज्य के 4 टुकड़े कर देती है। लेकिन आपने कभी देखा कि राज्य मिल करके भारत का नाम बदल दे? ये पॉसिबल ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते। और यही जो है हमारी एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है, जहाँ शक्ति किसमें ज़्यादा केंद्रित है? केंद्र सरकार में। और केंद्र सरकार में यदि शक्ति केंद्रित है तो उसका कारण भी रहा है, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हमको बहुत ही मतलब जो आज वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमको भारत नहीं मिला था। हमको भारत करीब 562-63 टुकड़ों में मिला था। तो उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके हमने भारत बनाया है। तो ऐसे में अगर उन टुकड़ों को हम बहुत ज़्यादा स्वायत्ता दे दें या उनके अधिकारों को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो कभी भी हमको आगे दिखा सकते थे। तो इसीलिए उनको कुछ कुछ जगह स्वायत्ता तो दी गई। और इसीलिए जो हमारी आगे आपसे हम चर्चा करेंगे, जो हमारी सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो आपको देखेंगे राज्य सूची के भी कुछ विषय हैं जहाँ राज्यों को पूरा पावर है अपनी स्वायत्ता का उपभोग करने का। लेकिन संघीय व्यवस्था और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उस पर नियंत्रण किसका है? तो केंद्र सरकार का है। और अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण होने से क्या है कि यहाँ हम फिर एकात्मकता की तरफ जाते हैं। लेकिन अमेरिका क्या है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, और अमेरिका का कोई भी राज्य अगर आज चाहे कि हमको जो है अमेरिका से अलग होना है तो वो हो सकता है। और वहाँ की जो सरकार है वो कुछ कर भी नहीं पाएगी, केंद्रीय सरकार, क्योंकि राज्यों को पूरी स्वायत्ता है। क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। मतलब वहाँ के राज्य अविनाशी हैं, संघ जो है वो विनाशी है। मतलब संघ का विनाश हो सकता है लेकिन राज्यों का नहीं हो सकता। अमेरिका के लिए जस्ट उल्टा है। तो आप अंतर समझ रहे होंगे। जबकि यूएसए स्वतंत्र राज्यों के बीच एक समझौते द्वारा निर्मित संघ राज्य, वही जो मैंने भी बताया कि यूएसए जो संघ राज्य बना है, तो वो जो स्वतंत्र राज्य हैं, जो 50 राज्य हैं, उन लोगों ने मिल करके एक संघ का निर्माण किया है, जिसमें राज्यों ने संघीय सरकार को शक्तियाँ सौंपी हैं। मतलब राज्यों ने स्वेच्छा से अपनी कुछ शक्तियाँ किसको दी हैं? संघीय सरकार को दी हैं। तो ये बड़ा अंतर पहले तो इनकी उत्पत्ति और प्रकृति में ही है। आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी, मुझे समझ आ रहा। शक्तियों के पृथक्करण में अब जो दूसरा अंतर है कि शक्तियों के पृथक्करण में आप देखेंगे तो भारत में 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। मतलब हमारे यहाँ 7वीं सूची क्या है कि उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट, मतलब जैसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, तो पूरा एकदम बाकायदे विभाजन है। और लिखा भी हुआ है कि कौन शक्ति केंद्र की है, कौन शक्ति राज्य की है। और अवशिष्ट शक्तियों पर अधिकार तो दोनों का है, लेकिन किसी भी एक मैटर पे अगर केंद्र सरकार भी नियम कानून बनाती है और राज्य भी, तो उसमें वरीयता किसको मिलेगी? केंद्र सरकार को, जो इसके एकात्मक चरित्र को दिखाता है। तो ये है।
जबकि अमेरिका में स्पष्ट पृथक्करण के साथ संघ को केवल सूचीबद्ध शक्तियां प्राप्त है, जबकि शेष शक्तियां राज्यों के आरक्षित है। मतलब अमेरिका को यहाँ भी विभाजन तो दिखता है शक्तियों का, लेकिन जो संघ है उसे बहुत लिमिटेड शक्तियां प्राप्त है। सारी शक्तियां किसके पास है? राज्यों के पास है। फिर तीसरा जो अंतर है संवैधानिक संवैधानिक लचीलापन। तो भारत में संविधान में संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। मतलब जो हमारे यहाँ देख ही रहे होंगे कि जो हमारा संविधान है इसमें संसद इसका संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। कुछ ही विषयों पर क्या है कि जहाँ विशेष बहुमत या राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है तो वहाँ राज्यों से सहमति ली जाती है। नहीं तो संसद जो है संविधान के संशोधन में, नियम कानून में पूरी तरीके से एक तरीके से संप्रभु है। बहुत ही कम मैटर होते हैं जहां आपको इस तरीके की विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। अब आप लोगों ने पीटी में उसको पढ़ा होगा, अगर चाहें तो आप एक दो उदाहरण यहाँ वहाँ का दे सकते हैं। जबकि अमेरिका में क्या है कि संविधान संशोधन के लिए और कोई भी भाई हमारे यहाँ क्या है कि जो साधारण विधेयक है उसका तो जो संसद है वो तो उसमें किसी बहुमत की ज़रूरत नहीं होती, तो संसद जो है उसे वैसे ही पारित कर देता है। लेकिन अगर अमेरिका के संविधान में अगर एक छोटा सा भी परिवर्तन करना है तो आप उसमें क्या देखेंगे कि उसमें आपको सहयोग लेना होगा किसका? राज्यों का। और राज्यों का सहयोग भी कितना? मतलब 3/4 एक तिहाई या 2/3 नहीं, मतलब सॉरी 1/2 नहीं, 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, तब जाकर के आप संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि संविधान संशोधन के प्रश्न पे भी किस तरीके से भारतीय संसद कितनी मजबूत स्थिति में है और अमेरिकी जो फेडरल संसद है वो कितनी कमजोर स्थिति में है। मतलब अगर राज्य नहीं इनके फेवर में है तो ये कुछ नहीं कर सकते। फिर भारतीय संघवाद में एकरूपता नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो संघवाद है तो वो एक समान नहीं, एक रूप नहीं। जैसे आप देखेंगे कि जो नागालैंड है तो अनुच्छेद 371A के तहत या सिक्किम में अनुच्छेद 371F के तहत विशेष संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो भी हैं तो वहाँ विशेष संवैधानिक उपबंध किए गए हैं उन क्षेत्र विशेष के लिए। लेकिन अमेरिका में आप देखेंगे तो इस तरीके का कोई भी मतलब ऐसा विभेदकारी चीज़ें आपको नहीं देखेंगे। वहाँ सारी चीज़ें एक समान है। मतलब हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट या इस प्रकार के जो स्टेट है उनको थोड़ा सहूलियत देने के लिए, ताकि उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए, ऐसा प्रयास किया गया है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखता। कोई अगर धनी से धनी देश है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है, कुछ भी हो, उनको सीनेट में वही 2 सीटें मिलनी है तो मिलेंगी। और यही इसमें कहा गया कि जबकि अमेरिकी संघवाद में एकरूपता है, जैसे राज्यों का सीनेट में जनसंख्या अथवा आकार का विचार किए बिना समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब प्रत्येक राज्य से 2 सीटें हैं। यहाँ क्या है कि जनसंख्या के आधार पर भी हम विभेद करते हैं। भाई कहीं कहीं जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ राज्यसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में तो 31 राज्यसभा सीटें हैं, और कहीं कहीं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है वहाँ 1-2 सीटें तक ही हैं। तो जनसंख्या पे भी हम विभेद करते हैं, क्षेत्र पे भी हम करते हैं, मतलब भौगोलिक दशाओं पे भी हम जो है विभेद करते हैं। तो इसीलिए जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसमें हम एकरूपता नहीं पाते हैं। लेकिन अमेरिका की संघीय व्यवस्था में क्या है तो एकरूपता है। आपने उदाहरण देके स्पष्ट किया है चीज़ों को। फिर आपातकालीन उपबंध में भी आप देखेंगे तो भारत आपातकाल के दौरान लगभग एकात्मक हो जाता है। तो अब आपातकाल जितने भी हमारे व्यूवर्स होंगे वो केवल न्यूज़पेपर में सुनते होंगे। इंदिरा गांधी जी के समय में लगा था, और उस समय राज्य की सारी जो शक्तियाँ थी वो ख़त्म। सारी शक्ति किसके पास आ जाती है आपातकाल में? केंद्र सरकार के पास ही। और वो अपने तरीके से राज्यों की भी नीतियों का निर्माण करता है, वहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था को संचालित करता है। और इसलिए जो IAS IPS जैसे पद होते हैं वो प्रतिनिधि किसके होते हैं? वो प्रतिनिधि होते हैं केंद्र सरकार के। और इसीलिए जब कभी कोई राज्य मतलब उसको कुछ समस्या होती केंद्र से तो कहता है कि भाई आप अपने IAS IPS ले जाइए हमारे यहाँ से, हमको नहीं ज़रूरत है, हम अपने स्टेट सर्विस के जो हमारे अधिकारी हैं PCS PPS उनके माध्यम से हम प्रशासन चला लेंगे। तो ये अतीत में खूब डिबेट होता रहा है और अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर जो केंद्र की एजेंसियां हैं CBI ED, आप लोग देखे रहेंगे कितना इस समय सब
वर्चस्वशाली भूमिका में है। तो जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको मतलब वो सारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग को वीडियो देना है तो ऐसे में पढ़ाना पड़ रहा है। और ठंडा भी दिल्ली में इस समय खूब पड़ रहा है, और जब हमारा वीडियो शूट हो रहा है, हो सकता है कि अब ये वीडियो आपको तब मिले जब गर्मी हो, तो आप लोग कहेंगे सर ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। तो इस समय जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो काफ़ी ठंडा है दिल्ली में। टेम्परेचर जो है अभी हम देख रहे हैं कि 6 डिग्री पे है जब हम शूट कर रहे हैं वीडियो। तो वही है कि आपातकाल में क्या है कि यहाँ सारी शक्तियाँ किस में निहित हो जाती है, केंद्र सरकार में, जबकि यूएसए में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जहाँ संघीय सरकार राज्य सरकारों को क्या कर दे, निलंबित कर दे। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि भाई आपातकाल लगा, राज्य सरकार की जो भी शक्तियाँ वो खत्म, समाप्त। अब वो केंद्र की इच्छा पे है कि राज्य सरकार की कितनी शक्तियों को वो जारी रखती है और कितना खत्म करती है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ राज्य के समझौते के माध्यम से ही तो यूएसए का निर्माण हुआ है। मतलब तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के राज्य जो हैं वो अविनाशी हैं, मतलब उनका विनाश ही नहीं हो सकता, बल्कि संघ का विनाश हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो राज्य हैं वो विनाशी राज्य हैं और इनका विनाश हो सकता है, और हमारा जो केंद्र है वो अविनाशी है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारत का संघवाद एक मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि ये अंतर दोनों देशों की अपनी आवश्यकताओं आकांक्षाओं के अनुरूप है। मतलब आप देख रहे हैं कि भाई अंतर तो बिल्कुल दिख रहा है, और हम बिल्कुल एकात्मकता की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। और अगर संविधानविद कुछ हम पे अर्धसंघीय होने का आरोप लगाते हैं तो वो भी जायज़ है और हम उसको स्वीकार भी करें। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है कि वही हमारी जो दशाएं रही हैं। भाई हमारी आवश्यकता क्या रही है कि हम नए नए आज़ाद हुए थे, हमको 562-63 टुकड़ों में भारत मिला था, हमको सबको यूनाइट करके चलना था। तो अगर ऐसे में राज्यों के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ रह जाती तो फिर जो एक अखंड भारत का जो हमारे नीति नियंताओं ने सपना देखा था वो हम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसी कोई दशाएं थी नहीं। अमेरिका के जो राज्य पहले बन गए थे, इन राज्यों ने एक समझौते के तहत अमेरिकी संघीय व्यवस्था को जन्म दिया। तो इसीलिए वहाँ के राज्य ज़्यादा पावरफुल हैं तुलनात्मक रूप से भारत के। तो वही आप निष्कर्ष में दे रहे हैं कि भाई ये अंतर तो है, लेकिन दोनों की अपनी आवश्यकताएं आकांक्षाओं के अनुरूप ही हैं। तो दोनों व्यवस्था ठीक है, एग्जिस्ट करती है बढ़िया से। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आप संघीय व्यवस्था को बढ़िया से समझ पाए होंगे। और चूंकि मैंने तुलना करते हुए बताया है अमेरिका और भारत का, तो आप जो है बहुत सहजता से चीज़ों को समझे भी होंगे। और आपको परीक्षा में अगर आपने एक बार भी वीडियो देखा होगा तो ये सारी चीज़ें याद आएंगी, आप लिख ले जाएंगे। बैच के बारे में मैंने चर्चा करी है, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करें। यहाँ क्या है कि आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से न केवल PYQ बल्कि अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। और ऐसे में जो प्रश्नों की संख्या होती है 750, मतलब 750 प्रश्न हम आपको कराएंगे, आपके प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे, इसी तरीके से फीडबैक देंगे जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। और फिर जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो मॉडल आंसर देंगे। और ये सेम डे की प्रक्रिया होती है, मतलब मंडे टू सैटरडे डेली आपका टेस्ट होता है, आप लिख करके भेजते हैं, उसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन होने के बाद मॉडल आंसर दिया जाता है। और जब आप का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो आप 750 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर चुके होंगे और 750 प्रश्नों का आपके पास मॉडल आंसर होगा। और विश्वास मानिए अगर आप मॉडल आंसर तक ही हमारे पढ़ के चले जाते हैं तब भी आप जो है SDM तक की स्थिति में जा सकते हैं। बस शर्त ये रहे कि आपकी स्पीड अच्छी रहे, आपका प्रश्न छूटे ना। तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। सबसे अंत में हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो समृद्धि IAS ऑफिशियल है टेलीग्राम का, तो अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का सबसे बेहतरीन माध्यम है, 24 घंटे का माध्यम है। संस्थान कुछ भी सूचना सबसे पहले यही देता है। और आप भी अपना कुछ भी रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, मेंटर्स हमारे बताते भी हैं। 2 हमारे यूट्यूब के चैनल, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं समृद्धि IAS वाला, दूसरा हमारा व्यक्तिगत एक चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो आप लोग जो है उसे भी ज्वाइन करें, उससे भी जुड़े। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे बैच से भी जुड़ना चाहते हैं, तब भी इस नंबर पे संपर्क करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।